हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी 91 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आर्मेनिया अजरबैजान क्लैशेस। तो ये टॉपिक यूपीएससी व यूपीपीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ में आपको यदि सामान्य रूप से भी जानकारी चाहिए तो भी महत्वपूर्ण है। पर मैं इस टॉपिक को पढ़ाने के पहले सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यूपीएससी व यूपीपीएससी जो भी क्वेश्चन पूछता है, जो भी सवाल पूछता है, वो कहीं ना कहीं से भारत के संदर्भ में ही पूछता है। क्योंकि चूंकि आप भारत में बनने जा रहे हो तो भारत के लिए ही पूछेगा। इसलिए जब भी किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसको मुख्यतः भारत के संदर्भ में पढ़ा करिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि ज्ञान होना महत्वपूर्ण तो है, पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उस ज्ञान का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास तलवार है, पर वो तलवार को चलाना नहीं जानता, तो शायद उसके लिए वो तलवार बोझ बन के रह जाएगी। यही हो सकता है हम लोगों के साथ। हम लोगों के पास कई सारे फैक्ट तो रहेंगे, पर उस फैक्ट का अगर हम यूज नहीं कर पाएंगे तो वो केवल हमारे दिमाग के लिए एक बोझ बन जाएंगे। और शायद हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ यही एक समस्या है। उनके पास मेहनत बहुत करते हैं, नॉलेज बहुत होता है, पर उसका आउटपुट नहीं आता, अर्थात उस तरह से परिणाम नहीं आता। और फिर हम लोग यही कहते हैं कि पढ़ा तो बहुत है यार, पर सिलेक्शन क्यों नहीं होता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, ठीक, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है कि भारत में 2% क्षेत्रफल है पूरे विश्व का। तो कई लोगों के लिए ये केवल एक फैक्ट होगा, बस इससे ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। पर जो सामान्य बच्चा होगा वो ये भी बता देगा कि चूंकि हमारे पास केवल विश्व की 2% ज़मीन है, इसलिए हमारे पास खाद्य की समस्या हो सकती है, हमारे पास भूमि की समस्या हो सकती है, हमारे पास जानवरों के लिए चारागाह की समस्या हो सकती है। साथ में ये भी कहेगा कि नगरीकरण हमें बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि अगर हम अस्त व्यस्त करेंगे तो शायद हम ज़मीन का प्रयोग नहीं कर पाएँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि इस फैक्ट को हम कई जगह यूज कर सकते हैं। केवल इस फैक्ट पे हम 600-700 पेज लिख सकते हैं अगर कोई समझदार लड़का हो जाएगा। लेकिन कईयों के लिए केवल ये एक फैक्ट होगा, बस एक प्रीलिम्स के लिए, जबकि आप इससे मेंस ऐसे कुछ भी कर सकते हो। आपको क्या आना चाहिए? इस नॉलेज का प्रयोग। तो याद रखिए, पढ़ना तो जरूरी है, साथ में जरूरी है उसका कैसे प्रयोग करना। आपको बहुत सारे चैनल यूट्यूब में मिल जाएंगे जिसमें ये सब बताया गया, फैक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन उसको कैसे यूज करना है ये जानकारी नहीं है। और यही हिंदी मीडियम के बेल्ट के बच्चों के साथ समस्या आती है। इसीलिए हम और नितिन सर यही कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को नॉलेज का प्रयोग करना भी आना चाहिए। तो चलिए अपने टॉपिक पे पुनः आते हैं, आर्मेनिया और अजरबैजान। ठीक है, तो आजकल बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है ये आर्मेनिया और अजरबैजान। एक तो पूरा विश्व जहाँ कोरोना की मार झेल रहा है, वहाँ आपस में ये दोनों देश लड़ रहे हैं। बहुत छोटे छोटे देश हैं, लेकिन अब चूंकि लड़ाई कर रहे हैं। और याद रखिएगा, छोटे देश से महत्व नहीं है, महत्व ये कि इनसे अगर और देश मिल गए लड़ते लड़ते तो कहीं ये विश्व युद्ध ना बन जाए, ये भी एक समस्या है। तो इसलिए ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो आज हम लोग इस युद्ध में इस घटना में पढ़ेंगे कि ये मुद्दा क्या है, अर्थात ये क्या है, ये क्या घटना है। फिर पढ़ेंगे कि ये घटना की क्या पृष्ठभूमि है, अर्थात कारण क्या है। क्योंकि आपको पता है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। जैसे अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फेल होगे, है ना। तो क्या है फेल होने का कारण? क्या है? पढ़ाई ना करना। वैसे ही जब पानी बरसता है तो क्यों बरसता है? क्योंकि बादल आते हैं। बादल का कारण क्या है? वाष्पन की प्रक्रिया। तो हर कार्य का एक कारण होता है। अगर आप इस कार्य कारण को समझेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट हमेशा बहुत शानदार तैयार रहेंगे। आपको 1% भी रटना नहीं पड़ेगा, आपको पूरी सीरीज याद हो जाएगी। ठीक, हम लोग इसमें पढ़ेंगे पृष्ठभूमि क्या है, अर्थात ये घटना क्यों हो रही है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसमें हम पढ़ेंगे कि यूरोप इस देश घटना को कैसे देख रहा है, तुर्की इस घटना को कैसे देख रहा है, इजराइल इस घटना को कैसे देख रहा है। पर बाद में देखेंगे कि भारत इस घटना को कैसे देख रहा है और इस घटना का भारत पे क्या प्रभाव पड़ सकता है और भारत को कैसे इस घटना को समझना होगा। साथ में हम लोग इस टॉपिक का बाद में पूरा एक बार एनालिसिस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अपने साथ एक पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और शुरू करते हैं कि ये टॉपिक क्या है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो घटना हो रही है ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है। रूस के नीचे स्थित ये दोनों देश हैं। ठीक है, यहाँ पर एक कॉकेसस पर्वत श्रेणी है। ठीक है, कॉकेसस पर्वत श्रेणी। ठीक है, याद रखिएगा, मैप अपने साथ ले लीजिएगा या इसी से देखिए तो आप समझिए कि ये आर्मेनिया है और ये अजरबैजान है। ठीक है, और इन दोनों देशों के बीच में एक छोटा सा क्षेत्र है।
ठीक है। इसी को कहते हैं नागोर्नो और काराबाख, है ना। नागोर्नो और काराबाख इस एरिया का नाम है, नागोर्नो और काराबाख। इस एरिया को लेकर इन दोनों देशों में आपस में युद्ध हो रहा है, ठीक। अर्मेनिया कहता है कि ये हमारा है, अजरबैजान कहता है ये हमारा है। तो चलिए आपको इस एरिया के बारे में मैं पहले बता दूं कि ये एरिया 4400 वर्ग मीटर का है, ठीक। जितना मान लीजिए गोवा का क्षेत्रफल है उससे थोड़ी ज़्यादा है, तो ये उतनी भूमि है। ये भूमि अंतर्राष्ट्रीय रूप से या अंतर्राष्ट्रीय मैप में अजरबैजान के अंतर्गत दिखाई जाती है, अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है इस भूमि को अजरबैजान के भाग मानता है, ठीक है। साथ में इसमें रहने वाले ज़्यादातर लोग ईसाई हैं, वो भी अर्मेनियाई प्रजाति के, है ना। तो अब आपको बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। ये भूमि तो अजरबैजान के क्षेत्र में है, पर इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो अर्मेनियाई से संबंधित है। तो इसी आधार पे अजरबैजान कहता है कि चूंकि ये हमारे भौगोलिक क्षेत्र में है इसलिए ये हमारा क्षेत्र है, जबकि अर्मेनिया कहता है कि यहाँ रहने वाले प्रजाति के लोग हमसे संबंधित हैं इसलिए ये हमारा क्षेत्र है। इसको गलत तरीके से अजरबैजान को दे दिया गया है जो हमें वापस चाहिए। और अजरबैजान क्या कह रहा है कि तुम लोग हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हो इसलिए तुमको भगाएंगे। तो अजरबैजान उनको भगा रहा है। तो अजरबैजान का ये दृष्टिकोण है और अर्मेनिया का दृष्टिकोण है कि ये हमारा क्षेत्र है, हम इसको लेके रहेंगे। तो अब आपको समझ में आ गई होगी। और बता दें, अजरबैजान एक मुस्लिम बाहुल्य देश है, ठीक है। इस क्षेत्र में ज़्यादातर ईसाई रहते हैं। अर्मेनियाई एक ईसाई बाहुल्य देश है। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये एक प्रकार से जातीय संघर्ष भी है, दो देशों के बीच में संघर्ष है, साथ में एक जातीय संघर्ष भी है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग धर्मों से संबंधित देश हैं। कहने को तो ये दोनों धर्मनिरपेक्ष हैं, पर इनका व्यवहारिक स्वरूप नहीं है। जैसे पाकिस्तान तो धर्मनिरपेक्ष, इन दोनों देशों का क्या है कि ये दोनों देश अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, पर मतलब व्यवहारिक रूप से ऐसा नहीं है। तो कहा जा सकता है कि ये एक जातीय संघर्ष है, एक भूमि के लिए आपस में किया जा रहा संघर्ष है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है कि ये भूमि को लेकर विवाद होने लगा। तो आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले आपको बता दें कि 1920, ठीक है, 1920 के पहले वर्ल्ड वार फर्स्ट होता है, प्रथम विश्व युद्ध होता है। पूरी विश्व की स्थितियां थोड़ी बदलती हैं। रूस में क्रांति हो गई होती है, और रूस में जब क्रांति हो गई होती है तो वहाँ एक समाजवादी व्यवस्था स्थापित होती है जो ये कहती है कि हम पूरे विश्व में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करेंगे, ठीक। इसी के अगले चरण में क्या होता है कि इसके अगले चरण में ये होता है कि एक यूएसएसआर का गठन होता है ना। ये यूएसएसआर कई देशों का एक समूह बनता है, ठीक है। ये देखिए, ये पूरा एक यूएसएसआर का गठन होता है और इसी के अंदर ये दोनों पार्ट आ जाते हैं, ठीक। अर्मेनिया और अजरबैजान, ये देखिए ये एरिया है। अर्थात जब यूएसएसआर का गठन होता है तो अर्मेनिया और अजरबैजान उसी के भाग हो जाते हैं। अब चूंकि यूएसएसआर एक शक्तिशाली देश था, जब इसके दोनों भाग हो जाते हैं तो वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ी बहुत दिक्कत ये होती है कि जब स्टालिन, अब आइए समझते हैं स्टालिन, ठीक है, एक तानाशाह था। स्टालिन क्या करता है कि इस भूमि को, जो ये है नागोर्नो काराबाख, इस भूमि को अजरबैजान को सौंप देता है। अपने अंदर ही कहता है कि इस भूमि पे अजरबैजान का नियंत्रण रहेगा। तो अर्मेनिया वाले उसी समय से विरोध करते हैं कि भाई जब इसमें हमारी प्रजाति के लोग रह रहे हैं तो आप इसको क्यों उसको दे रहे हो। तो लेकिन स्टालिन नहीं सुनता, आपको पता ही कि ठीक तानाशाह है, वो नहीं सुना और उसने इस भूमि को इसको दे दिया। तो इस तरह से विवाद का कारण तैयार होता है। चूंकि 1920 के बाद यूएसएसआर बहुत शक्तिशाली रहता है, इस अब जब चूंकि शक्तिशाली है, उसका क्षेत्र है, तो वहाँ कोई दूसरा देश कुछ बोलता नहीं है ना। अब जब ये तानाशाह है, ये शक्तिशाली है, तो ये दोनों देश क्या है, बिल्कुल छोटे छोटे चुप हो गए रहते हैं। आपको भी पता है किसी क्षेत्र में जब कोई बड़ा भाई होता है तो दो छोटे छोटे लोग शांत रहते हैं, उनके बीच में विवाद नहीं आते, है ना। जैसे आप एक परिवार में भी ले लो, अगर मान लो परिवार का मुखिया बहुत टाइट नेचर का है और बहुत तानाशाह है, तो उसके नीचे जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होंगी वो खुल के नहीं आएंगी। तो ऐसे ही कुछ इस क्षेत्र में भी था। तो चूंकि यूएसएसआर था, यूएसएसआर ताकतवर था, तो ये दोनों शांत रहते हैं, पर इनके मन में इस बात को लेके खटास पड़ चुकी होती है कि ये क्षेत्र हमारा है ना। अब 1920 के बाद 1980 में पहुंचते हैं।
जब यूएसएसआर कमजोर हो रहा होता है, यूएसएसआर कमजोर होता है ना। और साथ में ही यूएसएसआर ने यह भी समझ लिया कि ये क्षेत्र विवादित है, इस क्षेत्र को उसने समझ लिया कि ये विवादित है। तो क्या किया, जब उसको समझ लिया कि ये विवादित है तो इसने इस क्षेत्र को स्वायत्त घोषित कर दिया, इस क्षेत्र को स्वायत्तता दे दी। अर्थात ये कहा कि रहेगा तो अजरबैजान के अंतर्गत, पर यहाँ पर अपनी इसकी भी एक सरकार होगी, है ना, इसकी अपनी भी एक सरकार होगी। तो इस तरह इसने इस क्षेत्र के प्रशासन में और राजनीतिक परिवर्तन किया। क्योंकि जब इसको स्वायत्त घोषित किया गया और यूएसएसआर ताकतवर था तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 1980 के दशक में यूएसएसआर की शक्तियां कम होती हैं, ये आप इतिहास पढ़ोगे तब समझोगे, तो जैसे ही यूएसएसआर की शक्तियां कम होती हैं तो उसी समय इस क्षेत्र के जो अंदर शासन होता है उसमें चेंज आता है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 1985 के बाद एक बिल पास करते हैं और बिल के तहत ये बोल देते हैं कि यह क्षेत्र पूर्णतः आजाद होगा, स्वतंत्र होगा। ठीक है, अब जब जैसे ही इन्होंने ये बोला कि यह पूर्णतः स्वतंत्र होगा, ठीक, 1988 में जैसे ही इनको याद ये कहते हैं कि यह क्षेत्र पूर्णतः स्वतंत्र होगा, तो अजरबैजान को यह बात बहुत बुरी लगती है। अजरबैजान कहता है कि भाई ऐसे कैसे तुम्हारी हिम्मत हो गई कि तुम हमसे अलग हो जाओगे, है ना। तो अजरबैजान तुरंत यहाँ तेज कार्रवाई करता है और इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू होती है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है तो आर्मेनिया इस क्षेत्र का साथ देता है और इस क्षेत्र को हर तरह से समर्थन देता है, उसको अस्त्र शस्त्र सब देता है। और इस तरह ये लड़ाई आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में आपस में हो जाती है। ये लड़ाई 1994 तक चलती है। ठीक है, 1994 तक ये लड़ाई चलती है। उस समय 94 में इसमें रूस की एंट्री होती है। चूंकि आपको पता है कि 1991 में यूएसएसआर टूट गया होता है और जैसे ही यूएसएसआर टूट जाता है तो उसका उत्तराधिकारी एक प्रकार से रूस बनता है, क्योंकि रूस सबसे बड़ा देश होता है। तो रूस इसमें हस्तक्षेप करता है और रूस आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में समझौता कराता है। उस समय यहाँ 30,000 लोग मर चुके होते हैं। अब आप बताइए, दोनों की लड़ाई है और फिर सिविलियन रहे हैं। इन दोनों की लड़ाई में 30,000 लोग जब तक मर चुके होते हैं और उसके बाद रूस इन दोनों के बीच में समझौता कराता है। और समझौता कराते समय समझौते के समय ये स्थिति होती है कि इस क्षेत्र में आर्मेनियाई द्वारा जो अलगाववादी समर्थित थे उनका प्रभुत्व हो जाता है। अर्थात इस क्षेत्र में आर्मेनिया का प्रभाव आ जाता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि जो युद्ध होता है तो युद्ध में आर्मेनिया समर्थन करता है जो अलगाववादी ग्रुप है ना। ठीक, अलगाववादी जो ग्रुप है उसका आर्मेनियाई सरकार समर्थन करती है। और 1994 में जब रूस द्वारा समझौता कराया जाता है तो उस समय तक इस क्षेत्र में इसका प्रभुत्व हो जाता है। अब जब इसका प्रभुत्व हो गया तो स्थिति यथास्थिति कर दी जाती है, वैसे ही रोक दी जाती है और लगातार इसमें अलगाववादी समूह का प्रभुत्व रहता है। और चूंकि ये किसके अंतर्गत आ रहा है, ये आर्मेनिया से मूलतः प्रभावित हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि इस क्षेत्र में आर्मेनियाई द्वारा समर्थित सरकार बन चुकी होती है। मेरी बात समझ में आई? इस क्षेत्र में आर्मेनियाई द्वारा स्थापित सरकार बन चुकी होती है और वो स्थिति लगातार चल रही होती है। फिर आता है 2020 और 2020 में 27 सितंबर को, ठीक है, लड़ाई शुरू होती है। अभी तक ये नहीं पता चला कि लड़ाई का क्या कारण था। आर्मेनियाई वाले कहते हैं कि अजरबैजान ने लड़ाई शुरू की, अजरबैजान वाले कहते हैं आर्मेनियाई ने शुरू की। ठीक है, अब अजरबैजान वाले ये बोलते हैं कि शुरू तो की आर्मेनियाई ने लेकिन ख़त्म हम करेंगे। अजरबैजान वाले यही बोलते हैं कि अब ख़त्म हम करेंगे। वैसे ही आर्मेनियाई वाले बोलते हैं कि शुरू अजरबैजान ने की, ख़त्म हम करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आर्मेनियाई में 30 लाख लोग हैं बस वहाँ की जनसंख्या, और अजरबैजान में 1 करोड़। लेकिन आर्मेनियाई की 30 लाख की जनसंख्या भी भारी है, अजरबैजान के भी कुछ पक्ष में है, ठीक है, जिसके कारण लग रहा है कि वही जीतेगा। और आर्मेनियाई की भी कुछ सकारात्मक पक्ष है, इसको बाद में समझते हैं हम लोग। तो आपको अब समझ में आया कि
1994 को जो समझौता होता है उसके बाद से अलगाववादियों द्वारा यहाँ पर अपना प्रभुत्व होता है। अलगाववादी जो होते हैं वो अर्मेनियाई के ही एक प्रकार से प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। तो इस तरह अर्मेनियाई का प्रभाव होता है और सरकार चल रही होती है। 2020 में युद्ध शुरू हो गया इन दोनों में 27 सितंबर से, और अब देखिए आगे क्या होता है, ये भविष्य में लिखा है। अब हम लोग ये समझेंगे कि जो ये अर्मेनियाई है इसमें अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया है। तो सबसे पहले इस घटना को आप समझिए, इस घटना में सबसे पहले सबसे बड़ा रोल है तुर्की का, ठीक है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस युद्ध को बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान तुर्की का है। तुर्की ने अजरबैजान से सीधे बोला है कि तुम लगातार कोशिश करते रहो, पीछे मत हटना, तुम अर्मेनियाई को भगा दो तो ठीक रहेगा। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा है कि भाई तुर्की ऐसा क्यों बोल रहा है, तुर्की लगातार अजरबैजान का समर्थन क्यों कर रहा है। तो इसका मैं आपको पहला कारण ये बता दूं कि तुर्की और अजरबैजान दोनों मुस्लिम देश हैं, ठीक है, इसलिए कहा जा सकता है कि शायद ये दोनों देश आपस में बहुत गहरी मित्रता हो, है ना, इस कारण भी हो सकता है। दूसरी बात ये भी है कि आप समझिए कि तुर्की ऐसा क्यों बोल रहा है। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि एक समय तुर्की का ये साम्राज्य होता था पूरा इतना बड़ा, ठीक। अब आप इसको समझिएगा, इसको बोलते हैं ऑटोमन एम्पायर। ये तो अभी छोटा, इससे भी बहुत बड़ा होता था। तो एक ऑटोमन एम्पायर होता था, एम्पायर, ठीक है, ये है ऑटोमन एम्पायर, ठीक। ये एक साम्राज्य था तो उस समय, ठीक, लेकिन बाद में ये साम्राज्य टूट जाता है और इसी का एक हिस्सा होता है तुर्की, ठीक है। जब ये साम्राज्य टूट जाता है और इसी का एक अवशेष तुर्की है, ठीक। और इसके टूटने का क्या कारण था, इसका टूटने का कारण था ये अरब देश, है ना, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने ही मेन इसको तोड़ने में पूरी भूमिका निभाई होती है। सऊदी अरब ही यूके वालों से बोलता है कि इसको आके तोड़ दो, ठीक है, व्यवहारिक समझिएगा। तो ये टूट गया होता है और उसके बाद से क्योंकि ये टूट गया तो इसका महत्व तो खत्म हो गया और सऊदी अरब एक प्रमुख मुस्लिम देश के रूप में उभरता है, क्योंकि यहाँ पर मक्का मदीना भी है तो इसका धार्मिक महत्व भी बढ़ जाता है। इसलिए ऑटोमन का प्रभाव कम करके सऊदी अरब अपने आप को एक मुस्लिम देशों के नेता के रूप में उभारता है, अर्थात सबसे प्रमुख मुस्लिम देश के रूप में उभरता है। ये स्थिति अभी तक बनी होती है, पर अब जो तुर्की के वर्तमान राष्ट्रपति एर्दोगान हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अब स्थिति बदलनी चाहिए, अर्थात तो चाहते हैं कि इसका प्रभाव कम हो और मेरा प्रभाव फिर से वापस उसी तरह बने जैसे पहले ऑटोमन साम्राज्य में था। तो ये अपने आप को फिर से पूरे मुस्लिम जगत में स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए ये अजरबैजान का साथ दे रहे हैं, क्योंकि अजरबैजान भी एक मुस्लिम कंट्री है। तो ये अपने आप को क्या सबसे बड़ा मुस्लिम हितैषी बनाना चाह रहे हैं। अभी हाल ही के समय में आपने देखा होगा कि एक म्यूजियम को भी इन्होंने मस्जिद बनाया था, इसी कारण वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम कैसे मुस्लिम देशों के समर्थक हैं। उस मस्जिद का नाम आप लोग बताइएगा क्या है, ठीक। तो इस तरह आपको मैंने बताया कि तुर्की क्यों इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। उसका कारण क्या है कि वो अपने आप को मुस्लिम हितैषी दिखाना चाह रहा है, साथ ही में अजरबैजान का बहुत खास दोस्त है। तो आपको यहाँ तक बता दूं कि तुर्की पे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि तुर्की सीरिया से किराए के लड़ाके भेज रहा है, तुर्की सीरिया से किराए के लड़ाके भेज रहा है ताकि अजरबैजान की मदद हो सके। तो यहाँ मैंने आपको तुर्की का दृष्टिकोण बता दिया। अभी मैं बताऊंगा आपको आगे कि कैसे तुर्की का यहाँ रोल हो जाने के कारण ये घटना बहुत बड़ी हो सकती है। आगे चलते दूसरा देश को, ठीक है, दूसरा देश है यहाँ पर ठीक है, दूसरा देश मान लीजिए इजराइल। अब इजराइल अब आ गया इस मैटर पे, और इजराइल किसका साथ दे रहा है, इजराइल दे रहा है अजरबैजान का साथ। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, इजराइल तो मुस्लिम विरोधी देश है, अर्थात ऐसे सभी देशों से उसकी लड़ाई चल रही है, यहाँ मुस्लिम सत्ता है, तो फिर वो कैसे अजरबैजान का साथ दे रहा है। और इजराइल ने अजरबैजान को एक से एक आधुनिक अस्त्र शस्त्र दिए हैं, आधुनिक शस्त्र, जिसके कारण अर्मेनिया काफ़ी दिक्कत में आ गया है। इसके ऊपर भी लोगों ने सवाल उठाया कि भाई इतने भारी भरकम शस्त्र क्यों दे दिए, जो युद्ध खत्म होने वाला है उसको क्यों इतना बढ़ा दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है।
इजराइल क्यों एक अजरबैजान की मदद कर रहा है? तो इजराइल ने तो ये कहा है कि चूंकि अजरबैजान पहला ऐसा मुस्लिम देश है जिसने हमें मान्यता दी थी, तो हम तो अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। ऐसा उसने उदाहरण के तौर पे बोला है ना। उसने ये बोला है कि अजरबैजान हमारी मदद कर रहा है, इसलिए अजरबैजान ने हमारी मदद की थी, इसलिए हम उसकी वापस मदद कर रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा कि इजराइल से तो बहुत अच्छा दोस्त है, पर व्यवहारिक कारण ये नहीं है। वास्तविक कारण ये है कि इस मैप में साफ नहीं दिख रहा, मैं आपको ऐसे बता देता हूं, ठीक है, कि जो अजरबैजान है ना, ये ईरान है, ठीक है, ये ईरान है। और सुनिए, इजराइल और ईरान की बहुत कट्टर दुश्मनी है ना। इजराइल और ईरान आपस में कट्टर दुश्मन है। तो इजराइल ये चाहता है कि मैं ईरान के पास के किसी दोस्त देश में अपने आप को स्थापित कर लूं, ताकि ईरान पे नज़र रखे रहूं, है ना। या भविष्य में कभी भी ईरान से लड़ाई होगी तो सबसे ज़्यादा मदद कौन करेगा? उसके पास का ही कोई देश, है ना। इसलिए इजराइल ईरान के पास होने के कारण अजरबैजान की लगातार मदद कर रहा है, क्योंकि अजरबैजान का उसे समर्थन मिल जाएगा। जब अजरबैजान का उसे समर्थन मिल जाएगा तो क्या करेगा? वो ईरान पे भारी पड़ सकता है। तो ये कह सकते हो कि इजराइल अपनी दूरदर्शिता का परिचय दे रहा है। वो चाहता है कि हमारे अजरबैजान से संबंध अच्छे हों, सैन्य संबंध हो, रणनीतिक संबंध हो, ताकि भविष्य में जब ईरान को लेकर कोई युद्ध हो तो हमें मदद मिल जाए। इसी के कारण ईरान ने कहा है कि अजरबैजान के को जो समर्थन इजराइल द्वारा दिया जा रहा है ये उचित नहीं है। इस तरह के घटनाओं से पूरे विश्व में अस्थिरता आ सकती है ना। ईरान ने चेतावनी दी है और इजराइल क्यों कर रहा है, ये बात आपको अब स्पष्ट हो चुकी होगी, है ना। तो इस तरह हमने बताया आपको कि यहाँ पर इजराइल का क्या दृष्टिकोण है। अब आप देखिए सभी देश आपस में कैसे इससे जुड़ रहे हैं। अब जब इससे सभी देश जुड़ जाएंगे तभी तो ये युद्ध बड़ा हो जाएगा। आगे चलते हैं दूसरा। अब मेन आता है इसमें भारत का यूरोप, है ना। अब ये सवाल आता है कि इसमें यूरोप का क्या रोल है, अर्थात फ्रांस, जर्मनी, ये सब इस मामले को लेकर कैसे देखते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप देखिए जो अजरबैजान है, ये अजरबैजान में जो क्षेत्र है बाकू, है ना, बड़ा नाम इसका फेमस है, ठीक है, बाकू, ये बहुत फेमस क्षेत्र है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम संसाधन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और आपको पता है कि किसी भी देश के लिए पेट्रोलियम बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चूंकि ये पेट्रोलियम रूप से बहुत संपन्न है, साथ में ये क्षेत्र से कई पाइपलाइन गई हुई हैं, और उस पाइपलाइन से यूरोप को पेट्रोलियम या गैस मिलती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये एक ट्रांस कैस्पियन पाइपलाइन है, ठीक है। एक पाइपलाइन देखिए आप ये जा रही, ठीक, दूसरी पाइपलाइन ये रूस को जा रही, है ना। तो कई पाइपलाइन ऐसी हैं जो यूरोपियन यूनियन को सीधे ईंधन पहुंचाती हैं, और जो पाइपलाइन है ना, ये इसी विवादित क्षेत्र के पास है। यदि इस विवादित क्षेत्र में ज़्यादा स्थिरता आई, हमला हुआ, युद्ध हुआ, तो यहाँ से पाइपलाइन का खेल खत्म, अर्थात पाइपलाइन तोड़ ओड़ दी जाएगी। जब पाइपलाइन नहीं रहेगी तो यूरोपियन यूनियन को, है ना, ईंधन नहीं मिलेगा, और वहाँ पर बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। ईंधन बहुत ज़रूरी होता भाई, परिवहन के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए। तो इस तरह ये यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत चिंता का विषय बन चुका है। साथ में आप ये भी समझ लीजिएगा कि यूरोपियन यूनियन की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पर निवेश कर रखा है, अर्थात अपना पैसा लगा रखा है। अब चूंकि उनका पैसा लगा है तो उनके अंदर डर भी होगा कि हमला होगा तो हमें नुकसान होगा, इसलिए भी ये देश लगातार कह रहे हैं कि भाई शांत हो जाओ। इसीलिए फ्रांस ने तुर्की पे गुस्सा जाहिर किया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हो। इसी तरह जर्मनी ने भी कहा है कि किसी भी तरह मामले को शांति से निपटा लो, ये सब उचित नहीं है, क्योंकि बार बार उन्हें डर लग रहा है कि ये क्षेत्र में समस्या हो सकती है, तो हमारी पाइपलाइन को दिक्कत हो जाएगी। चूँकि ये क्षेत्र ऊर्जा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसलिए, और ऊर्जा के हिसाब से साथ में यूरोप के दृष्टिकोण से, क्योंकि यूरोप को यहाँ से बहुत ऊर्जा के संसाधन मिलते हैं, तो यूरोप इस क्षेत्र को लेकर बहुत चिंतित हो गया है और वो लगातार इसमें अपना ध्यान रखे हुए। तो मैंने आपको बताया कैसे ये क्षेत्र इजराइल के लिए महत्वपूर्ण है, कैसे यह क्षेत्र यूरोप के लिए महत्वपूर्ण है, कैसे ये क्षेत्र
तुर्की के लिए महत्वपूर्ण है ना। अब आपको एक चीज़ समझ रहे होंगे कि कैसे इससे पूरा विश्व जुड़ता चला जा रहा है। अब जैसे ही जुड़ेगा, जैसे ही लोगों के इसमें हित आ जाएंगे तो लोग लड़ाई के लिए तैयार होंगे। आदमी लड़ाई कब करता है? जब उसका कोई हित होता है। अगर दो लोग लड़ रहे हैं और मेरा उससे कोई हित नहीं है इन दोनों से, तो मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन जैसे ही पता चला कि इसमें मेरा भी नुकसान हो रहा होगा तो मैं भी शामिल हो जाऊंगा। वही हालत कुछ ऐसी है। तो अब सवाल आता है कि क्या ये विश्व युद्ध बनेगा कि नहीं बनेगा। अभी देखिए, मैंने एक देश की चर्चा नहीं की जो सबसे महत्वपूर्ण है, रूस। तो आगे चर्चा करता हूं कि क्या ये विश्व युद्ध बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग उसमें देखते हैं कि इस फिगर को समझिए आप। ठीक है, अब मैं कैसे कह रहा हूं कि ये देश, ये घटना कहीं विश्व युद्ध तो नहीं बन जाएगी। तो उसको आप जब रूस को देखेंगे तब ये समझ में आएगा कि रूस किसका समर्थन कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया, इजराइल अजरबैजान का कर रहा है, तुर्की अजरबैजान का कर रहा है, पाकिस्तान आप समझ ही गए हो कि किसका करेगा, अजरबैजान का करेगा, है ना। यूरोप के देश शांति का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन रूस किसका समर्थन करेगा ये महत्वपूर्ण है। तो आपको मैं बता दूं कि रूस आर्मेनिया से भी उसके अच्छे रिश्ते हैं और अजरबैजान से भी उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इन दोनों देशों से उसके अच्छे रिश्ते हैं, इस कारण रूस अभी स्पष्ट रूप से किसी के साथ नहीं है ना। और रूस का बस यही कह रहा है कि दोनों लोग शांति से ये मामला निपटा लो। लेकिन आपको मैं एक जानकारी बता दूं कि रूस का आर्मेनियाई के साथ एक समझौता है। रूस का आर्मेनिया देश के साथ एक समझौता है जिसको हम बोलते हैं CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी कॉर्पोरेशन, है ना। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक CSTO एक संगठन है, ठीक है। ये सैन्य संगठन है, सैन्य मतलब सैनिक गतिविधियों से संबंधित। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, रूस और आर्मेनियाई के बीच आपस में एक समझौता है जिसको हमने कहा CSTO, है ना। अर्थात रूस और आर्मेनिया दोनों एक संगठन के पार्ट हैं जिसको CSTO कहा जाता है, जिसके अंतर्गत ये कहा गया है कि यदि आर्मेनिया में कोई भी सैन्य हमला होगा तो उसमें रूस हस्तक्षेप करेगा या कर सकता है। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर आर्मेनिया में हमला हो रहा है तो इसमें रूस को इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका CSTO से जुड़े हैं दोनों देश। मेरी बात समझ में आई? ठीक। तो इस तरह से, चूंकि अभी रूस अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों का दोस्त है, पर इस समझौते के कारण, CSTO के कारण रूस को आर्मेनिया की तरफ से बोलना होगा। साथ में आपको पता होगा कि तुर्की इस मामले में अजरबैजान की तरफ से आ गया है और तुर्की नाटो का सदस्य है। नाटो क्या है? यह भी एक सैन्य संगठन है ना। और इसमें भी क्या है, इसमें भी कहा गया है कि अब नाटो में कई सारे देश हैं, ठीक है। तो यह कहा गया है कि नाटो के किसी भी देश पर अगर हमला किया तो यह माना जाएगा कि वो नाटो पर हमला है। मेरी बात समझिएगा, नाटो के किसी भी देश में अगर हमला किया तो यह माना जाएगा कि वह नाटो पर हमला है, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य है ना। और तुर्की इस युद्ध में शामिल हो चुका है अब अप्रत्यक्ष रूप से। और यदि मान लीजिए आर्मेनिया तुर्की पे हमला कर देता है तो आर्मेनिया के खिलाफ नाटो को आना होगा। और आप देखिए किस तरह से यह युद्ध में कई सारे देश एक साथ सम्मिलित हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जैसे ही तुर्की पे कोई हमला करेगा या तुर्की पे कोई भी कुछ नकारात्मक रूप से काम करेगा तो नाटो को आना पड़ेगा। और कैसे इस देश में आप देखिए तो रूस और नाटो आपस में फिर आमने सामने आ जाएंगे और यही स्थिति सबसे भयानक स्थिति हो सकती है। मेरी बात आपको समझ में आ गई कि कैसे इसमें भयानक स्थिति हो सकती है, क्योंकि तुर्की आ चुका है और तुर्की को नाटो का समर्थन है और रूस को और आर्मेनिया CSTO के कारण आपस में जुड़े हैं। तो इस तरह इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हो सकती है ना। ठीक। तो यहाँ से डर है कि कहीं ये विश्व युद्ध नहीं बन जाए, पर यह खतरा इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि रूस, पता है कि रूस अजरबैजान से भी अच्छे रिश्ते रखता है आर्मेनिया से, इसलिए रूस कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो दोनों के लिए खतरनाक हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब सबसे बड़ा मन में सवाल ये आ रहा है कि इस समय USA कहाँ है। तो देखिए USA का थोड़ी रुख अब बदल गया है। पहले USA का रुख क्या रहता था, वो अपने आप को पुलिसमैन था, मतलब विश्व की पुलिस, ठीक है। तो अपने आप को पुलिस माना करता था, पुलिसमैन। अर्थात विश्व में कहीं भी घटना हो वहाँ USA को बोलना ही बोलना।
पर जब से वहाँ डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो उसने कहा है कि हम पूरे विश्व का ठेका नहीं लिखवा रखे, जिसको जो करना करो, बस हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक, इस कारण अब इसमें यूएसए ज़्यादा कोई लगाव नहीं दिखा रहा, पर हाँ उसने ये जरूर कहा है कि इस मामले को चुपचाप से शांति से निपटा लो। तो ये हो गया यूएसए का दृष्टिकोण। चलिए अब चलते हैं, अगला क्या है, सबसे जरूरी है इसमें भारत का क्या दृष्टिकोण है। तो हमें ये देखना होगा कि भारत के आर्मेनिया से कैसे संबंध है, फिर हम समझेंगे भारत के अजरबैजान से क्या संबंध है, और फिर हम आप बात करके ये निष्कर्ष निकालेंगे कि भारत को क्या करना होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं भारत और आर्मेनिया के संबंध, है ना। देखिए भारत और आर्मेनिया सांस्कृतिक रूप से बहुत अच्छे दोस्त हैं, सांस्कृतिक रूप से बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि भारत और आर्मेनिया सांस्कृतिक दोस्त हैं। आपको मैं बता दूं कि भारत और आर्मेनिया के बीच में एक मित्रता को लेकर संधि भी हुई है 1995 में, है ना। अर्थात ये लोग आपस में एक समझौता करके अपनी मित्रता की पुष्टि की हुई है कि भाई एक दूसरे का साथ देंगे। ठीक, दूसरी बात, वाइस प्रेसिडेंट भी देखिए अभी अमेरिका गए थे, आर्मेनिया गए थे। ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पर अपने भारत के उपराष्ट्रपति गए हुए हैं, मतलब आपस में दोनों की दोस्ती है। ठीक, भारत ने आर्मेनिया को स्वादी मिलिट्री रडार भी बेचा है ना। और अब आप कोई देश अगर दूसरे देश को सैन्य साजो सामान बेच रहा है तो मान लीजिए कि उन दोनों देश के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, है ना। सैन्य साजो सामान बेचना मतलब क्या होता है कि आपस में दो देशों के बीच में रणनीतिक सहयोग भी है। तो आप देखिए स्वादी रडार दिया गया है, वो भी मिलिट्री पर्पज से। तो मेरी बात समझ में आ रही है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आर्मेनिया किस तरह से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत उसको अस्त्र शस्त्र भी बेच रहा है। भाई भारत को उससे आर्थिक रूप से भी फायदा हो रहा है। साथ में आप देखिए कि बहुत सारे बच्चे आर्मेनिया में मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, अर्थात एमबीबीएस। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आर्मेनिया में कोई भी दिक्कत आएगी तो उन सभी पर भी दिक्कत आएगी, जो भारत के लिए उचित नहीं होगा। साथ में बहुत सारे लोग आर्मेनिया में काम करने गए हैं, भारत से प्रवासी हैं, उनकी भी चिंता भारत को होगी। ठीक है, और एक बात सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा, आर्मेनिया भारत के कश्मीर इशू में और यूएन इशू में भारत का साथ देता है। कश्मीर इशू क्या है? कश्मीर इशू ये है जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और इस मामले में कोई देश नहीं बोलेगा। ठीक है, ये है कश्मीर इशू। कश्मीर इशू क्या है? कश्मीर इशू में भारत का जो तर्क है वो ये है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसके मामले में कोई भी अन्य देश नहीं बोलेगा। ठीक, और इसी बात का आर्मेनिया भी समर्थन करता है। आर्मेनिया भी यही कहता है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। बात समझ में आई? और यूएन इशू क्या है? यूएन इशू ये है कि कहा जा रहा है कि भारत को सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट देनी चाहिए और इसका भी आर्मेनिया लगातार समर्थन करता है। क्योंकि अब सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट क्या है, इसके बारे में एक विस्तृत चर्चा करी जाएगी कोई भी क्लास में, है ना। आने वाली किसी भी क्लास में इस पर चर्चा करूंगा, यूएन सुधार पे। तो अब आपको समझ में आ गया कि भारत का दोनों मामलों में लगातार आर्मेनियाई द्वारा समर्थन होता है। इस तरह आप कह सकते हो कि भारत का बहुत अच्छा दोस्त है। अब अगर ये दोस्त है तो भारत को इसका साथ दे देना चाहिए, है ना। पर अब ये भी हम समझ लेना पहले कि भारत के अजरबैजान से कैसे रिश्ते हैं। तो भारत के अजरबैजान से क्या रिश्ते हैं? भारत का अजरबैजान से सबसे मेन एक रिश्ता है आर्थिक रिश्ता। भारत और अजरबैजान आर्थिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। यदि भारत आर्मेनिया का साथ दे देता है तो भारत को कई तरह की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अजरबैजान से भी भारत को कई तरह के हित हैं। जैसे सबसे बड़ा हित क्या है कि जो अजरबैजान में बाकू है ना, बाकू मैंने अभी आपको बताया था, उसमें भारत की कंपनियों ने पैसा लगा रखा है, जिसमें सबसे मेन है ओएनजीसी विदेश। ये एक कंपनी है ना, पेट्रोलियम संसाधनों से संबंधित ओएनजीसी विदेश। इसने बाकू में वहाँ के खान में पैसा लगा रखा है। तो आप समझ में आ रहा होगा ना कि भारत अजरबैजान से लड़ाई नहीं ले सकता सीधे, क्योंकि भारत का संबंध है उधर। यदि लड़ाई लेगा तो भारत को नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, अजरबैजान का जो बाकू है, ये आप देखिए जो अजरबैजान का बाकू है, एक लिए और भी इंपॉर्टेंट है, वो है किस लिए? INSTC। ये क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर।
ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब आपको मैं ये बता दूं क्या है, ये भारत से लेकर यूरोप तक जाने का रास्ता है ना। ये भारत से लेकर, ये देखिए इंडिया है, ये मुंबई से लेकर ये यूरोप तक जाने का रास्ता है, ठीक। अब ये रास्ता क्यों महत्वपूर्ण है? अब इसी रास्ते के द्वारा हम यूरोप से ज़्यादा व्यापार कर सकते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ इंडिया है, इंडिया से ये गया ईरान, चाबाहार बंदरगाह यही है, सॉरी बंदर आबास, ये भी ईरान का एक बंदरगाह है। ईरान से हम सीधे जाते हैं फिर बाकू, दूसरा रास्ते में ये एक टोल है, टोल मात, ठीक है। यदि हम बाकू से लड़ाई ले लेंगे, अर्थात अजरबैजान, यही है अजरबैजान, यदि हम अजरबैजान से लड़ाई ले लेंगे तो फिर हम इसके आगे तो नहीं जा पाएंगे ना भाई, और ये रास्ता हमारे लिए क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और ये रास्ता अगर बंद हो गया तो फिर हम यूरोप में व्यापार नहीं कर पाएंगे उस तरह जैसे सोच रहे थे। तो इस तरह हमें आर्थिक नुकसान बहुत बड़ी मात्रा में होगा, हमारा मेक इन इंडिया का सपना ही पूरा नहीं होगा, क्योंकि भाई बनाएंगे कब? तब बेचेंगे कब? जब रास्ता होगा, जब रास्ता बंद तो बेचना बंद तो बनाना बंद। इस तरह से भी एक समस्या आ रही है, इसलिए हम अजरबैजान के मामले में भी बहुत संयम तरीके से बात करेंगे। आपको समझ में आया कि अजरबैजान भारत का आर्थिक दोस्त है और आर्मेनिया भारत का सांस्कृतिक दोस्त है, दोनों का भारत के लिए महत्व है। तो अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा है कि भारत को क्या करना चाहिए। तो मेरी आपसे सलाह ये है कि भारत को ये कहना चाहिए कि मामले को शांति के साथ निपटा लें, है ना, शांतिक व लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, ठीक है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या मतलब होता है कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, देखिए लोकतांत्रिक का सबसे बड़ा मतलब क्या होता है लोकतंत्र का, कि वहाँ के नागरिक जो हैं वही प्रमुख हैं। तो वहाँ के नागरिक क्या चाहते हैं, आपस में बात करें और उस मामले का समाधान कर लें। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 51 हमारे संविधान में जो लिखा है वो भी यही कहता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लोकतांत्रिक तरह से ही निपटाना है ना। तो देखिए आप इसमें पॉलिटी भी जोड़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है संविधान में कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मतलब मामले हैं उसको लोकतांत्रिक तरीके से अपनाएं। तो भारत को लोकतांत्रिक तरीके से कहना होगा कि ये मामला शांत कराएं। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि चलिए वो तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से समझा लेंगे, पर भारत का दोनों देश के प्रति क्या रुख होगा? तो भाई भारत का रुख ऐसा होगा कि भारत दोनों देशों से अपील करेगा बस, और किसी भी तरफ से झुकाव नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भी चला रहा था। ये क्या है, किसी भी देश का तरफ अंधभक्ति नहीं करनी, है ना, जो सही है उसको बोलना है और किसी भी देश से अंधभक्ति नहीं करनी, ये बात तो आप समझ लिया। और भारत ऐसा करता भी रहा है। भारत ने, आपको पता होगा, आपको लग रहा होगा ये दोनों दुश्मन हैं और भारत दोनों से कैसे दोस्ती कर लेगा, है ना। आप कहोगे कि आर्मेनिया और अजरबैजान, ठीक, ये दोनों आपस में दुश्मन है, भारत इन दोनों से कैसे दोस्ती कर लेगा? तो मैं आपको बता दूं कि भारत इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है। यही भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी खासियत है। देखिए भारत का ईरान से भी दोस्ती है और सऊदी अरब से भी दोस्ती है, जबकि ये दोनों देश आपस में दुश्मन हैं, लेकिन भारत का दोनों से क्या है, दोस्ती है। ऐसे ही आप देखिए इजराइल, ठीक, और फिलिस्तीन उस तरह का तो एक देश नहीं है जैसे सभी देश हैं, पर फिलिस्तीन का भी अपने आप में विश्व व्यवस्था में बड़ा महत्व है। तो आप देखिए कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का क्या है, आपस में दुश्मनी है ना। इजराइल फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता ही नहीं देता, लेकिन भारत इन दोनों के देशों के साथ कैसे मिल के चल रहा है ये आप देख चुके होंगे, है ना। या आप ये भी देखो ईरान और इजराइल भी आपस में दुश्मन है, तब भी भारत इन दोनों से दोस्ती किए हुए। तो भारत के अंदर ये क्वालिटी है कि वो सभी से मिल के साथ चलेगा, क्योंकि हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के
समर्थक हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि भारत का इसमें क्या रुख होगा और भारत को क्या करना चाहिए। तो हमने इस चर्चा क्या की इस टॉपिक में चर्चा की कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसका क्या कारण है, सारे देश उसको किस तरह देख रहे हैं, भारत का उसमें क्या रुख है। इस तरह हमने ये पूरे टॉपिक को कवर कर लिया। अब आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं और ये देखना है कि आप इसको किस किस क्वेश्चन में या कैसे कैसे इसका प्रयोग कर सकते हो। कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कि आप इन सारी घटनाओं को कैसे एग्जाम में प्रयोग कर सकते हो, निबंध में कहा कर सकते हो, या कैसे भी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जब आप कमेंट करते हो तो उसके कारण हम आप आपस में जुड़ते हैं और जैसे ही हम आप जुड़ेंगे तो पढ़ाई और बेहतर होगी। तो इस तरह से आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। और आप जैसा कि आपको पता है कि एक विजयदशमी त्यौहार आ रहा है, तो आप सभी को उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, खूब बधाई। आप लोग खूब आगे बढ़ें, खूब मेहनत करें। एक बात याद रखिएगा कि राम जी के जो त्यौहार है उससे काफ़ी सीखने को मिलता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो राम एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हम लोगों को लगातार मोटिवेट करता है। अब कैसे, आप लोगों को तो लग रहा होगा केवल एक धार्मिक रूप से, ठीक है, धार्मिक नहीं, आप देखिए कि हमारे सुपर हीरो हैं, ठीक। अब कैसे सुपर हीरो हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने जितना संघर्ष किया और मुस्कुराते हुए संघर्ष किया, वो बहुत सीखने के लिए हमको कुछ चीज़ें देता है ना। मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने जितना संघर्ष किया और मुस्कुराते हुए किया, तो इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। और हम सब कहीं ना कहीं एक वनवास के दौर पे हैं, है ना, और हम लोगों को अपने रावण रूपी बेरोजगारी को मारना है और ठीक नौकरी रूपी सीता को प्राप्त करना है। इसलिए हम लगातार इसमें राम जी से सीख सकते हैं। तो आप सभी को फिर एक बार विजयदशमी की बधाई। धन्यवाद।